श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बीएससी पार्ट सेकंड के आपका जो सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके विषय में पढ़ रहे थे और आप लोगों ने देखा है कि इस विषय के अंदर हम थर्ड यूनिट के आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बात की है। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन की खोज जो है वो कहाँ पर किसके द्वारा की गई है और इसके एंजाइम जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। आपने कहा था कि बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, जबकि जो आपका फैटी एसिड जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, एक प्रकार की कार्निटिन प्रोटीन होती है जो कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करवाती है, जो कि आप लोगों ने देखा है कि हम किस प्रकार से फैटी एसिड को एंजाइम ए के साथ में एटीपी के साथ क्रिया करवाकर फैटी एसाइल को एंजाइम ए का निर्माण किया था। ये सारा का सारा आप लोगों ने देखा है। 5 स्टेप्स के थ्रू आप लोगों ने जाना है कि उन स्टेप्स में किस प्रकार से कार्बन परमाणुओं को काटा जाता है और एक लंबे फैटी एसिड से छोटे फैटी एसिड का निर्माण जो है वो किया जाता है। अब दूसरा जो ऑक्सीडेशन है जिसको आप लोग कहेंगे एल्फा ऑक्सीडेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। एल्फा ऑक्सीडेशन जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि एल्फा ऑक्सीडेशन की खोज जो है वो स्टम्फ के द्वारा की गई थी। बीटा ऑक्सीडेशन की खोज किसने की थी? आपने कहा एफ नूप के द्वारा। और एल्फा ऑक्सीडेशन की खोज स्टम्फ ने मूंगफली के बीज पत्रों के अंदर इस ऑक्सीडेशन को पहचाना है, डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में रिपोर्टिंग जो है वो पेश की है। आप देखेंगे कि जो लंबे फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या C14 से लेकर C16 तक आप लोगों को देखने को मिल रही है, उनका ऑक्सीडेशन मोस्टली एल्फा ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा, जबकि छोटे कार्बन परमाणुओं के जो फैटी एसिड है जिनके अंदर जैसे कि आप लोग देखें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या C13 के रूप में देखने को मिल रही है, उनका ऑक्सीडेशन आपको बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा, आप देखेंगे कि एल्फा ऑक्सीडेशन जो है वो मोस्टली आप लोगों को प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपने कहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में था और इसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर फैटी एसिड के एक्टिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीडेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, किसी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो सबस्ट्रेट होगा वो फैटी एसिड होगा, जबकि बीटा ऑक्सीडेशन में सबस्ट्रेट जो है वो फैटी एसाइल को एंजाइम ए के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोस्टली 2 स्टेप जो है वो काम में लिए जाते हैं, जिनके अंदर आप लोग कहेंगे एक स्टेप जो है उसके अंदर मोस्टली फैटी एसिड पेरोक्सीडेज एंजाइम के द्वारा वसा अम्ल को काटा जाता है और मोस्टली इसके द्वारा एल्डिहाइड जो है उसका निर्माण किया जाता है। फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा वसा अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो 2 स्टेप जो है वो मोस्टली काम में लिए जाएंगे। और ये 2 स्टेप जो है वो कौन से हैं आप लोगों के? जैसे कि आपने कहा ये एक वसा अम्ल है RCH2 CH2 CH2 COOH, ये एक वसा अम्ल जो है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आपने कहा फैटी एसिड पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो आपने काम में लिया। तो ये क्या काम करेगा? इससे एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। एल्डिहाइड का निर्माण किस तरह से करेगा? RCH2 CH2 CHO प्लस CO2 प्लस 2H2, ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड जो है उसका निर्माण करेगा। तो एल्डिहाइड जो है वो मोस्टली बनाई जा रही है। एल्डिहाइड का निर्माण कर दिया पहले स्टेप के अंदर। अब दूसरे स्टेप के अंदर आप लोग देखेंगे कि हमने ये एल्डिहाइड काम में लिया है RCH2 CH2 CHO, ये काम में लिया है और साथ में हमने काम में ले ली NAD। अब होगा इसका डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इसका डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा।
डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया में आप लोग देखेंगे कि इसके द्वारा क्या बन जाएगा, RCH2 CH2 COOH प्लस क्या बन जाएगा, NaDH2 जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने कहा कि ये एक नया वसा अम्ल फैटी एसिड जो है वो बना दिया गया, लेकिन इस फैटी एसिड के अंदर आप लोग देख रहे हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या CN-1 देखने को मिल रही है, CN-1। इसमें देखिए 1 2 3 थे, यहाँ पर 1 और 2 जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जितनी भी बार रोटेट होगा उतने टाइम पर आप लोग देखेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 जो है वो कम होती रहेगी। और ये कार्बन किस रूप में निकल रहा है, तो आप कहेंगे कि ये CO2 के रूप में रिलीज होता है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो आपको एल्फा ऑक्सीडेशन के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है? डायग्राम से हम इसको देखते हैं कि ये सारा का सारा काम किस तरह से होता है। हम बात कर रहे हैं एल्फा ऑक्सीडेशन, और ध्यान दें एल्फा ऑक्सीडेशन हो भले ही बीटा ऑक्सीडेशन हो, दोनों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपने कहा यह है RCH2 CH2, ये क्या है, आपने कहा एक फैटी एसिड है। इस फैटी एसिड से आपने क्या कहा, फैटी एसिड परऑक्सीडेज एंजाइम काम में लिया, तो इससे क्या बन गया, आपने कहा RCH2 CH2 CHO बन गई। साथ में रिलीज क्या हो गई, CO2 रिलीज हो गई, H2O जो है वो रिलीज हो गया। क्या बन गया, एल्डेहाइड बन गया। अब दूसरा काम करेंगे, एल्डेहाइड का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में तो क्या काम होगा, RCH2 CH2 COOH क्या बन गया, फैटी एसिड बन गया, ये बना दिया गया। लेकिन इस फैटी एसिड में क्या है, CN-1 जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, फिर से आपने फैटी एसिड परऑक्सीडेज एंजाइम काम में लिया, तो अब क्या बनेगा, इस टाइम पर आप देखेंगे RCH2 और CHO जो है वो बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड से आपने क्या किया, डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो आप लोग कर रहे हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बना, RCH2 COOH ये बना। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि ये साइकिल जो है वो बार बार रोटेट होती रहेगी। पहला क्या होगा, परऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनाया जाएगा, दूसरा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस फैटी एसिड बनेगा। लेकिन जो फैटी एसिड बनेगा उसमें आप लोग देखेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या पहले की तुलना में 1 जो है कम होती चली जाएगी। तो ये सारा का सारा आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके एल्फा ऑक्सीडेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा एल्फा ऑक्सीडेशन जो है वो क्या होता है और किस तरह से ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, एल्फा ऑक्सीडेशन हो भले ही बीटा ऑक्सीडेशन हो, दोनों के रिगार्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये तो बात आ गई आपके ऑक्सीडेशन, जो कि आपको एल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा था। अब हम बात करें कि दोनों प्रकार के ऑक्सीडेशन के अंदर क्या अंतर है। एक तो आपने कहा है ये तो है आपका बीटा ऑक्सीडेशन है, और एक आपने कहा ये क्या है, आपका एल्फा ऑक्सीडेशन है। दोनों के अंदर क्या अंतर आप लोगों को देखने को मिले। तो आपने कहा इसके अंदर क्या होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, जबकि इसके अंदर आपने कहा है केवल 2 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप कौन से, तो आपने कहा है कि भाई इसके अंदर हमने पहले फैटी एसिड काम में लिया था और फैटी एसिड को हमने एटीपी की उपस्थिति में को एंजाइम ए से क्रिया करवाई, फैटी एसाइल को एंजाइम ए जो है वो बनाया। दूसरा फैटी एसाइल को एंजाइम ए बन गया, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया और कार्निटिन प्रोटीन के माध्यम से ये कहाँ पर चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
इंटर हो गया। अब आपने क्या किया, इसका डिहाइड्रोजिनेशन किया है, और डिहाइड्रोजिनेशन के अंदर आपने क्या कर दिया, ट्रांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बना दिया। फिर तीसरी स्टेप में आपने इसके ऊपर एक हाइड्रोजन का परमाणु, जल का अणु जो है वो जोड़ा है, जिसमें आपने कहा है कि हमने बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए जो है उसका निर्माण किया है। फिर आपने वापस इसका डिहाइड्रोजिनेशन किया तो बीटा कीटो फैटी एसाइल को एंजाइम ए जो है वो निर्मित हुआ। फिर आपने दोबारा से इसका डिहाइड्रोजिनेशन किया तो आपने देखा कि फैटी एसाइल को एंजाइम ए और एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो रिलीज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने इसके अंदर 5 स्टेप जो है वो यूज में लिए हैं, जबकि यहाँ पर आप 2 स्टेप यूज में लेते हैं। और ये 2 स्टेप कौन से हैं, आपने कहा पहले फैटी एसिड का हमने क्या किया, फैटी एसिड पेरोक्सिडेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन किया और क्या बना दिया, हमने एल्डिहाइड बना दिया, CO2 जो है वो रिलीज हो गई। अब हमने क्या किया, एल्डिहाइड का डिहाइड्रोजिनेशन किया और डिहाइड्रोजिनेशन के माध्यम से हमने नया फैटी एसिड बना लिया। लेकिन इस फैटी एसिड के अंदर आपने देखा कार्बन परमाणु की संख्या पहले की तुलना में 1 कम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आपने कहा यहाँ पर 5 स्टेप होते हैं, यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। यहाँ पर जो कार्बन निकलते हैं यानी कि 2 कार्बन यूनिट निकलती है, और किस रूप में निकलती है, एसेटाइल को एंजाइम ए के रूप में निकलती है। जबकि यहाँ पर 1 कार्बन रिलीज होता है और किस रूप में रिलीज होता है, CO2 के रूप में रिलीज होता है। क्लियर है, ये बात आपने पढ़ी है। यहाँ पर हमने पाल्मिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा कि अगर 16 कार्बन का परमाणु है तो 2-2 बनेंगे, यानी कि उसके अंदर मोस्टली क्या होगा, 8 एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे और 8 फैटी एसाइल को एंजाइम ए का निर्माण जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये अंतर आप लोगों को देखने को मिला। फिर तीसरा आपने कहा इसमें जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, फैटी एसाइल को एंजाइम ए होता है। जबकि इसके अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो कौन सा होता है, फैटी एसिड होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर सबस्ट्रेट कौन सा होता है, फैटी एसिड जो है वो सबस्ट्रेट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आपने कहा इसके अंदर जो इसके एंजाइम जो है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके जो आपके एंजाइम है वो पाए जाते हैं। जबकि इसके अंदर ऐसे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा का सारा काम जो है वो हो गया। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने कहा। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, फैटी एसिड का एक्टिवेशन करना पड़ता है। जबकि इसके अंदर फैटी एसिड के एक्टिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली ये सारा का सारा काम जो है वो हो जाता है। फिर आपने कहा कि ये मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जबकि मोस्टली ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपने कहा कि मोस्टली प्लांट्स के अंदर आप लोगों को, जिसके अंदर आपने कहा है मूंगफली के बीज पत्रों के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट आपने कहा इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, एफ नूब के द्वारा की गई है। जबकि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो आप कहेंगे इसकी खोज स्टम्फ के द्वारा की गई है। ये अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप कहेंगे कि यहाँ पर इसके अंदर मोस्टली आप देखेंगे कि C13 तक के जो कार्बन परमाणु की लंबाई के जो फैटी एसिड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन किया जाता है। जबकि इसके अंदर अत्यधिक लंबाई के फैटी एसिड, जिसके अंदर आप कहें C14 ले सकते हैं, C16 ले सकते हैं, इन फैटी एसिड का हम ऑक्सीडेशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को इसके अंदर अंतर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर आपका जो टॉपिक है अल्फा ऑक्सीडेशन हो भले ही बीटा ऑक्सीडेशन हो, उसका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़े क्वेश्चन की संभावना है। क्वेश्चन था आपका ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन के अंदर आपने कहा है कि वसा का जो ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वसा का अपघटन करना पड़ता है। और वसा का अपघटन आपने कहा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में आपने ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड से डाइग्लिसरैल्डिहाइड, मोनोग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरॉल और साथ में क्या बना लिया, फॉस्फेट जो है वो बना लिया, सॉरी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो बना दिया। अब ग्लिसरॉल का आपने कहा ग्लिसरॉल एटीपी के साथ में क्रिया कर कर ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना देता है, फिर ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, पाइरूवेट में चेंज हो जाता है और पाइरूवेट से फिर क्या बना दी जाती है, TCA साइकिल के माध्यम से इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर आपने कहा कि इनका ऑक्सीडेशन होता है दो तरह से होता है, बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है। बीटा ऑक्सीडेशन जो कि आपने कहा कि इसकी खोज इसके द्वारा की गई है, जबकि अल्फा ऑक्सीडेशन की खोज इसके द्वारा की गई है। यहाँ पर छोटे कार्बन के जो फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर बड़े कार्बन के जो फैटी एसिड होंगे उनका ऑक्सीडेशन जो है, बड़ी लंबाई के जो फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर मोस्टली 5 स्टेप काम में ली जाती है, जबकि यहाँ पर 2 स्टेप काम में ली जाती है। फिर नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन का काम मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि फैटी एसिड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, फैटी एसाइल को एंजाइम ए का निर्माण करते हैं। और ये फैटी एसाइल को एंजाइम ए जो है आप देखेंगे कि कार्निटीन प्रोटीन के माध्यम से, कौन सी, कार्निटीन प्रोटीन के माध्यम से कहाँ पर पहुंचती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पहुंचती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पहुंचने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये 5 स्टेप्स कौन से होंगे जिनके अंदर आप कहेंगे कि पहले फैटी एसाइल को एंजाइम ए बना, फिर ट्रांस एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बना, फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए बना, बीटा कीटो फैटी एसाइल को एंजाइम ए बना, फिर आप कहेंगे कि फैटी एसाइल को एंजाइम ए और एसिटाइल को एंजाइम ए, ये 5 स्टेप के रूप में आप लोगों के टोटल कंप्लीट होंगे। और ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्रत्येक चक्र के अंदर 2 कार्बन के यूनिट्स जो हैं वो एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में निकलते हैं। पाल्मिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेके आपको बताया गया है कि अगर 16 कार्बन का कोई फैटी एसिड है लंबा, तो उसके अंदर जब हम उसको तोड़ेंगे, यानी कि 16 मीटर का कोई धागा है, इसको आप तोड़े 2-2 कार्बन से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हर 2-2 मीटर पर तोड़े तो कितने सेगमेंट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट जो है वो बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पर टोटल क्या बनेंगे, आपके 8 फैटी एसिड बनेंगे और 8 ही क्या बनेंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो बनते हैं। यानी कि 2-2 कार्बन परमाणु पर इसका कट जो है वो लगता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सिंपल सा फैटी एसिड पेरोक्सिडेज एंजाइम काम में लेते हैं, वो एल्डिहाइड बना देता है और एल्डिहाइड का आप डिहाइड्रोजिनेशन कर कर वापस फैटी एसिड बना लेते हैं। लेकिन इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको पहले की तुलना में 1 कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर कार्बन परमाणु जो है वो आप लोग देखेंगे कि CO2 के रूप में रिलीज होते हैं, जबकि यहाँ पर आपने देखा कि एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में रिलीज होते हैं। बाकी ये सारे के सारे अंतर जो हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन और अल्फा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या अंतर होते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। और ध्यान दीजिएगा, इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाना है, चाहे बीटा ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग हो चाहे अल्फा ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग हो, आपको अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू। आगे के वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जिक्र करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।